नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये बनाने का सीधा सा उद्देश्य है कि जो यूपीएससी की टॉपर है दिव्या जी, ये उनकी कॉपी है। आप इसको देखिए, बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि आखिर टॉपर कैसे टॉपर हो जाता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो लेखन शैली होती है। वही चीज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। जब आप इस वीडियो को शुरू कर ही दिए हैं तो जब तक अंत ना हो जाए, इसको सीखने की, समझने की और जहां जरूरत पड़े वहां नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। आइए इनकी कॉपी देखते हैं। नंबर आप एक बार देख लीजिए, क्या क्या नंबर मिला है, कितने में कितने। आइए, और इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 69 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे 67 70 का फाउंडेशन, इसके साथ साथ में टैट, एवरीथिंग ऑप्शनल सारा चल रहा है सब्जेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी संस्था से ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है यही नंबर 9334710148 पे आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। आइए, यहां जो आप देख रहे हैं ना, ये फीडबैक है। देखिए कितनी बारीकी से यहां पे फीडबैक लिखा गया है, आप इसको देख लीजिए। देखिए पहला, देखिए संदर्भ दक्षता एवं परिचय दक्षता ठीक है। जो इंट्रोडक्शन है वो कमाल का है, इसमें जो परिचय इनका दिया गया है। दूसरा, आपको विषय वस्तु की समझ है किंतु किसी किसी उत्तर में आवश्यक बिंदुओं का अभाव है। जो आवश्यक बिंदु होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि इधर उधर की पॉइंट है। ये निबंध के स्तर पर प्रयास आपका अच्छा है, माने निबंध का जो स्तर है उस पर प्रयास इनका अच्छा है। भाषा एवं लेखन शैली अच्छा, भाषा जो उपयोग की है वो बड़ा बेहतरीन की है। निष्कर्ष दक्षता भी संतोषजनक है, मतलब अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मिला जुला के ठीक कहा जा सकता है। ये इनका फीडबैक है। यानी ये फीडबैक ये बता रहा है कि सिलेक्शन श्योर है। उसमें भी दृष्टि में अगर ये फीडबैक आपको मिल रहा है तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो रहा। आखिर श्योर है सिलेक्शन सुजीत सर, तो आखिर कैसे, ये भी तो पता चल जाए एक बार। देखिए क्वेश्चन तो नहीं लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी बना देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो मात्र 5 लाइन में लिखिए। आइए इनकी कॉपी देखते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मात्र 4 लाइन में इंट्रोडक्शन है। आप इंट्रोडक्शन को 8 लाइन, 7 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन में लिखते हैं। पहली गलती आप देख लीजिए, ये टॉपर का कॉपी, मैं इधर उधर की कॉपी नहीं लाया हूं। आपको इसमें सीखना है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन काम का बनेगा। आइए थोड़ा सा समझिए कैसे लिखिए। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आप स्वर्ण युग लिखिएगा, इसमें नो डाउट है कि आप स्वर्ण युग नहीं लिखिएगा, लेकिन देखिए इसमें जो है इन्वर्टेड कोमा से और प्लस में, हां चलिए इसको देखिए अंडरलाइन, एकदम इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज उसको अंडरलाइन कीजिए। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। आज जब ये कॉपी देखिएगा ना तब आपको एहसास हो जाएगा सही में सुजी सर हमेशा आप बताते हैं, शायद हम नजरअंदाज करते हैं। कहा जाता है निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञान दी जाती है। कला में देखिए अगर यहां पे देखा जाए तो स्वर्ण युग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखा गया है। ये आंसर में कोई कमी नहीं, इंट्रोडक्शन में कोई कमी नहीं, एकदम नपातुला इंट्रोडक्शन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये पता है कि गुप्त काल से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो उसमें सिंपल सा बात है कि कला के युग में बहुत ज्यादा व्यापक रूप से प्रभाव देखने के लिए मिला। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ। यानी कि अगर कहीं भी आप देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी चीज में सब कुछ संपूर्ण परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। सब कुछ पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, रटना भी आना चाहिए, ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए, रणनीति ठीक करना भी आना चाहिए, अपडेट भी करना आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, एवरीथिंग। उसी तरीके से स्वर्ण युग में सिर्फ कला को नहीं देखिए, कला को देखिए, साइंस को देखिए, पॉलिटी को देखिए, सोशल को देखिए, इकोनॉमी को देखिए। ये सब कुछ अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी स्वर्ण युग होगा। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वही चीज लिखी है दिव्या जी, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी
बेहतर है। मात्रक दृष्टि से नहीं, गुणात्मक गुण के स्तर पर भी साहित्य बहुत बेहतरीन है। प्रमाण, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों के साहित्यकार का विद्यमान थे, जिनमें कालिदास प्रमुख थे। और देखिए कालिदास को किस तरीके से घेरी है, देखने की कोशिश कीजिए, कितनी बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से लिखी है। हमेशा आपको बताता हूं, आप देखिए, मतलब यहां प्रमाण की बात है तो प्रमाण को अंडरलाइन करती, उसके बाद पॉइंट डालती है और फिर लिखती है एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश कर रही एग्जामिनर को कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें साहित्यकार विद्यमान थे, जिनमें सबसे प्रमुख जो आता है वो कालिदास का नाम था। कालिदास मेघदूत, यक्ष की कहानी, रघुवंश, राम से संबंधित अभिज्ञान, शकुंतलम, शकुंतला की कहानी, ये सारा एग्जाम्पल दे रही है और यही चीज आपको देने नहीं आता और इसीलिए बस सिलेक्शन नहीं होता। ज्ञान है लेकिन उसको प्रेजेंट कीजिएगा तब तो, बिना प्रेजेंट किए हुए कैसे हो सकता है। भवभूति जो कि विभिन्न नाटक है। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा इनको फीडबैक मिला हुआ, इस फीडबैक एकदम रियल में। विशाख दत्त, भारची, दंडी, शूद्रक आदि कवियों की रचना एवं उनके महत्व की भी चर्चा यहां करना बेहद जरूरी। विशाख दत्त का तो कम से कम चर्चा, कम से कम, किसी का करे या ना करे, इनका चर्चा करना चाहूँ, वही चीज बताए। अगर ये दे देगी, ऐसे भी परफेक्ट है, ये देंगी तो और बेहतर हो सकता है, जो चाहिए एग्जामिनर को। गुप्त काल में संस्कृत का भी यहां पे विकास हुआ है। विभिन्न ब्राह्मणों के द्वारा रचित संस्कृत साहित्य, जैसे समुद्रगुप्त के काल में कवि हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, एकदम जो चीजें लिख रही हैं एग्जाम्पल के साथ में प्रेजेंट दे रही हैं, ताकि आपको एग्जामिनर को इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आगे की लाइन नहीं है, वही स्पष्ट होता चला जाए कि देखो यहां है इसका एग्जाम्पल प्रयाग प्रशस्ति हमने दे दिया हरिसेन का। क्लियर। साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानक को यह प्रदर्शित करता है। देखिए 10 में 4.5। क्लियर। अब आपको बहुत कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा। विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है किंतु बेहतर किया जा सकता है। बस एक लाइन का फीडबैक, कहीं कोई जगह है ही नहीं है सुधारने की, लेकिन और किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। क्लियर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र, वो तो हिस्ट्री का था, आइए इस पे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होता। फिर से लाइन देखिए, एक सेकेंड, 1 2 3 4, मात्र 4 से 5 लाइन में इनका इंट्रोडक्शन होता है। कैसे नंबर ना मिले इनको, आप बताइए ना, आपसे पूछता हूं, कैसे ये टॉप ना करेगी। एकदम हिंदी मीडियम में टॉप करने का ये डिजर्व करती हैं, इनकी कॉपी बता रही है और यही चीज आपको भी सीखना है और उसको आज से जैसे ये वीडियो आप देख लिए ना, इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी पे रखा हुआ है। अगर आप कॉपी चाहते हैं कि मैं चेक करके आपको दे दूं तो आप आंसर लिख के भेज सकते हैं इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी पे, मैं चेक करके दे दूंगा। आइए, लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार और विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 और लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों के प्राप्त हेतु प्रतिबद्ध है। लक्ष्य 3 और लक्ष्य 5 जो सतत विकास है, इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है ये कोशिश कर रही, सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि बाल विवाह को ज्यादातर जितना हो सके इसको समाप्त कर दिया जाए। क्लियर। अब देखिए भारत में बाल विवाह की जिम्मेदार कारक, क्या खूबसूरती से लिखा, मजा आ जाता है। लगता है कि हाँ कॉपी है और कॉपी चेक करने में लगता है दिल खोल के नंबर दे दें। यही तो वो आईएएस हैं जिनको वाकई में डिजर्व करती हैं। अब देखिए यहां लिख के यहां से पॉइंट मारती है। पहला, भारत में जो बाल विवाह है उसके जिम्मेदार कारक जो है निरक्षरता के उच्च स्तर, साक्षर ना होना अगर कहें तो, यानी साक्षरता की कहीं ना कहीं कमी, इसका जस्ट अपोजिट निरक्षरता का उच्च स्तर होना। दूसरा, गरीबी की भयावहता, जो गरीबी है एक चरम सीमा पे, दहेज प्रथा जैसा सामाजिक बुराइयां जो समाज को दिन प्रतिदिन जो है वो क्या कर रही है, पीछे ढकेलने का काम कर रही है। क्लियर हो रहा। नारी सशक्तिकरण निम्न दर है, नारी सशक्तिकरण, नारी बोल नहीं पाती है, उसका शोषण हो रहा है, हर तरीके से उसके साथ अत्याचार हो रहा है, वो बोलने में क्या है, कहीं न कहीं बेवशी है, उसके बारे में लिखा गया। तीसरा है जागरूकता का अभाव, प्लस में जागरूक भी लोग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उन सबको क्या लगता है जितना जल्दी हो सके अपनी बेटिया की विवाह करके काम खत्म कर दे, हमने पैदा किया, हमने शादी कर दिया। अरे आपने पैदा किया, आपने शादी कर तो दिया, लेकिन अगर उसका घर नहीं बसा, मिच्योर नहीं हो पाएंगी, समझ नहीं पाएगी बातों को, परिवार को देख नहीं पाएंगी,
साथ साथ में जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा होगा जब वो मां बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव समाज के अंदर दिखता है। क्या पॉइंट लिखी है एकदम टू द स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कहीं ना कहीं जो हमारे कहें तो पहले समाज के नीचे ही वर्ग से, चाहे मुखिया की बात करें, विधायक की बात कर लें, सांसद की बात कर लें, इन लोगों में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने के लिए मिलता है। निम्न लैंगिक अनुपात, कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में जिस तरीके से घटते जा रहा लिंगानुपात, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों, कुछ भी होगा दोष लड़कियों पे ही दिया जाएगा। तुम ये नहीं करो, तुम वो ना करो, तुम घर में रहने के लिए आई हो, तुम यहाँ रहो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम लड़कों की तरह जा नहीं सकती हो, रात में निकलो नहीं, ये करो वो करो। कहीं ना कहीं जो है उसको सुरक्षा के लिए दृष्टि से देखा जाए महिलाओं को, तो अभिभावकों की चिंता है। महिलाओं के रोजगार क्षेत्र में कम हिस्सेदारी है, रोजगार क्षेत्र में भी कम हिस्सेदारी है। रोजगार है ही नहीं महिलाओं को समझा जाता चार दीवारी में कैद करके रखो, पर्दा प्रथा के अंदर रखो, बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा करो। कहीं ना कहीं वही लास्ट पॉइंट में दिव्या जी लिखी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, समाधान हेतु सुझाव। अगर समस्या है तो उसके अंदर ही समाधान है, बस नजरिया को बदलने भर का देर है। अब पहला है शिक्षा, जस्ट उसमें बदलाव कर दो, सब में शिक्षा के स्तर पर बढ़ाया जाए। मुख्यतः महिलाओं में शिक्षा के लिए जागरूक किया जाए। पढ़ेगी बिटिया बढ़ेगी बिटिया, जागरूकता को फैलाया जाए आशा वर्कर के द्वारा। और एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे जागरूकता बढ़ेगा, आशा वर्कर को करो, एक्टिव करो, ताकि जागरूकता हर समाज में हर घर में बैठे। एनजीओ और विभिन्न हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया, जिससे स्वास्थ्य और नकारात्मक परिणाम को बताया जा सके कि स्वास्थ्य पे क्या है और नकारात्मक पे क्या है। गरीबी को दूर करने के उपाय बताया गया है। सामाजिक जागरूकता विज्ञापनों के माध्यम से किया जाए, जैसे बड़े बड़े पार्टियां जो है अपना करती है ना, अब की बार ये पार्टी, अब की बार वो पार्टी, उससे बेहतर है इसके लिए जागरूकता करें। दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ जो है आवाज को बुलंद किया जा सकता है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कितना भी हो, उसके साथ कानून किसी भी तरीके से कोताहल न करे। क्लियर है ये समाधान। महिलाओं को रोजगार क्षेत्र में लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हर एक सेक्टर से जोड़ा जाए, हर एक से, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो और साथ साथ में महिलाओं की सुरक्षा भी कहीं न कहीं सुरक्षित करने की जरूरत। अतः यद्यपि सरकार के प्रयास से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयास को अनवरत रूप से जारी रखना है, तभी हम उसकी बुराइयों की जड़ को खोद सके। कितनी अंदर में जब कंक्लूजन दिव्या जी लिखती है तो कितनी बेहतरीन तरीके से, ताकि आप ये ना समझें कि ये सरकार विरोधी बात कर रही है, ताकि आप ये ना समझें कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी को ये सिर्फ बता रही है। ये भी लास्ट टाइम में लिख देती, सरकार के प्रयास से जागरूकता तो आ रही है, लेकिन जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रही है। लेकिन हमें अपने प्रयास को अनवरत रूप से जारी रखना है, तभी हम इस बुराइयों के जड़ तक जाके उसको खोद के निकाल सकेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? आइए एक थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन जो है उसको समझ लेते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से विद्वान यह कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के उत्साह की प्रवृत्ति तो देखते हुए मिल जाता है, लेकिन सहन शक्ति की प्रवृत्ति समाज में बिरले ही मिलते हैं। अब ये कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो इथिक्स से क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए ये भी चैलेंज हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इस भाव का इस्तेमाल किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत में जनता की भागीदारी अभूतपूर्व थी, लेकिन चौड़ा चौड़ी घटना के बाद गांधी जी के आंदोलन वापस लेने का समर्थन नहीं मिलता है, समर्थन नहीं मिलता, वापस लेने में समर्थन नहीं मिलता। तो एक चीज को देखिए कितना बेहतरीन तरीके से गांधी जी से इसको जोड़ के समझाने की कोशिश करा कि असहयोग आंदोलन में जागरूकता तो होती है, लोग जोड़ते तो हैं, लेकिन जैसे ही चौड़ा चौड़ी कांड होता है 1922 में, उसके बाद जो है आंदोलन को वापस लेने में किसी का समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि शायद सहन शक्ति दुर्लभ होती हो, सहने की शक्ति बहुत कमजोर होती हो। एक लंबे समय से अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए उनके शोषण को सहने की शक्ति दुर्लभ कही जाएगी। लंबे समय से कब तक शोषण किया जाए और कब तक कोई सहेगा, यही बात करनी है। किसी भी कार्य को शुरू करने का उत्साह लगभग प्रत्येक व्यक्ति में मिल जाएगा, लेकिन उस कार्य की तमाम बाधाओं को पार करते हुए, उन मुसीबतों और समस्याओं को सहन करते हुए एक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना हर जगह दर्शनीय नहीं होता है।
हर जगह दिखावा नहीं होता। इस प्रकार अंबेडकर जी के द्वारा अपने अपमान का, शोषण और वंचितों को सहते हुए भारत के संविधान निर्माता के रूप में उभरना उनकी दुर्लभ संशक्ति को ही प्रदर्शित करता है। पहले महात्मा गांधी जी, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जोड़ के इतना बढ़िया बात सहनशक्ति के बारे में चर्चा की है जो कमाल का है, जो ये बताता है कि इनकी समझ, इनकी सोच इतनी मतलब धांसू है जिसका कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आज की कॉपी यहीं तक रखते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, फिर किसी नेक्स्ट टॉपर की कॉपी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपर की किसकी कॉपी आप चाहते हैं आप बताइएगा कमेंट में, हम लाने की कोशिश करेंगे, उससे आपको सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी सीख सकें। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप इसको देखिए और देख के खो जाइए, बल्कि हमारा मोटो ये है कि आप इसको देखिए और आज से, अभी से ही इस पे आप काम करना शुरू कर दें और दिव्या जी की तरह लिखना शुरू कर दें। आप भी नंबर 1 की टॉप करेंगी। बस एक बार शुरुआत तो कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जहां शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि जैसे आपकी ज़िंदगी बदली, हो सकता है आपके द्वारा किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। जय हिंद, जय भारत।